नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मिसाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मिसाल में हम ऐसी शख्सियतों को सामने लाने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ उल्लेखनीय काम किया है। आज हमारे साथ एक ऐसा ही नाम मौजूद है जिसने सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में अपने अनोखे प्रयासों से कायम की है एक मिसाल। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मिसाल में हमारे आज के खास मेहमान है प्रियांक पटेल। आगे बढ़ने से पहले हम आपको प्रियांक का एक संक्षिप्त परिचय भी देना चाहेंगे। प्रियांक ने आईटी सेक्टर में 5 साल तक कार्य किया और इसके बाद सोशल उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखा और नुक्कड़ टी कैफे की स्थापना की। उनकी ये पहल न केवल अनोखी थी बल्कि इसने दिव्यांग, मूक बधिर, डाउन सिंड्रोम और ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार और सशक्तिकरण के लिए एक मंच भी दिया। बीते सालों में ये 4 कैफे भी शुरू कर चुके हैं। थर्ड जेंडर और दिव्यांगों को रोजगार देने वाले इस कैफे को हाल ही में विश्व दिव्यांगता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। प्रियांक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियांक, आईटी सेक्टर में एक बार अगर नौकरी लग जाती है तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि बस अब तो लाइफ सेट है, मगर कुछ साल इस क्षेत्र में आपने काम किया, कुछ साल इस क्षेत्र में बिताने के बाद आपको ये क्यों महसूस हुआ कि मजा नहीं आ रहा और अब समाज के लिए कुछ करना है? कैसे ये पूरा ट्रांजिशन हुआ? मुझे लगता है प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी। जब इनफैक्ट जब मैंने आईटी में जॉब करना शुरू भी किया था, उस दौरान भी जैसे आप जानते हैं 5 दिनों का वर्किंग शेड्यूल होता है, हर 2 दिन का वीकेंड मिलता है। तो उन वीकेंड की 2 दिनों की छुट्टियों में मैं अक्सर अलग अलग संस्थाओं के साथ वॉलंटियर करने के लिए जाया करता था, उनके साथ वक्त बिताया करता था। तो इस बात का एहसास जरूर था कि जो 2 दिन मैं बिताता था उन संस्थाओं के साथ में, तो वो ज़्यादा संतुष्टि मुझे देता था उन 5 दिनों की बनिस्बत। तो मुझे लगता था ये टेम्पररी जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है, क्या इसको और बढ़ाया जा सकता है। और इवेंचुअली फिर मुझे लगा कि एक आईटी मुझे सर्टेन करियर चॉइस तो दे रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन जो चाहिए, जिसकी कॉलिंग जिसको कहते हैं जिंदगी की, वो कॉलिंग शायद मुझे किसी और दिशा में दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने वो प्रयास किया। लेकिन जब ये डिसीजन आपने लिया तो घर पे पेरेंट्स रहे होंगे, काफी लोग रहेंगे, उन्होंने समझाया भी होगा शायद आपको। तो क्या ऐसा कोई फेज आया कि थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ा अपनी मन की बात सुनने के लिए? इनिशियली डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी आज की डेट में ये कहना कि हाँ आईटी सेक्टर से मैं निकल के दूसरे सेक्टर में मैंने अपना करियर बनाना चाहा, सुनने में आसान लगता है। लेकिन उस वक्त जब आपका करियर अपने पीक पे हो, जब आपके पे चेक अच्छे आते हो, जब आपको छुट्टियां पर्याप्त मिलती हो, जब जिंदगी में और किसी किस्म का तनाव या स्ट्रगल ना हो, तब आपके लिए एक सेटल करियर छोड़ना अपने आप में एक मुश्किल फैसला जरूर हो जाता है। और मुझे लगता है कि जब मैं अपने माँ बाप को मैंने बताया कि मैं आईटी का करियर छोड़ के एक नई दिशा में प्रयास करने जाना चाह रहा हूं, जो कि सोशल सेक्टर हो सकता है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा कह सकते हैं हौसला बढ़ाने वाला तो नहीं लगा फैसला। माता पिता ने भी कहा कि दिशा थोड़ी गलत हो सकती है, एक सेटल करियर में हो, इंजीनियरिंग करके जा रहे हो तो उसमें रहो। दूसरा, मेरी कंपनी के जो लोग थे उन्होंने मुझे चेताया कि यार ये आप अच्छा खासा करियर आपका है, इसको छोड़ के नई चीज आप शुरू करने वाले हैं, ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन तब मुझे लगता है कि चूंकि उस वक्त मेरे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारियां नहीं थी, कुछ मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने वाले वो डिसीजन लेने में चैलेंजेस नहीं महसूस हो रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं वो फैसला ले पाया। और लोगों ने जरूर मुझे समझाया कि मैं बड़ा सोच विचार के इस चीज को लूं, डिसीजन लूं। और लेकिन मुझे लगा कि चूंकि ना कोई ईएमआई चुकाने के लिए आपके ऊपर था, ना कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आपको घर में बहुत हद तक पैसे देने थे, तो वो फ्रीडम थी मेरे पास डिसीजन लेने की, इस वजह से शायद मैं वो डिसीजन ले पाया। बिल्कुल, क्योंकि हमने आपके बारे में सुना है कि पेरेंट्स भी आपके सरकारी नौकरी में थे जी। तो अक्सर ये होता है कि बेटा भी या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करे या फिर कोई एक अच्छी सी जॉब में जाके सेटल हो जाए। लेकिन जब यह आपका ट्रांजिशन हुआ उसके बाद सोशल वर्क करना है, आपने सोचा कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है। अब होता ये भी है प्रियांक, जैसे कि आप जानते हैं कि कई लोग एनजीओ की स्थापना कर लेते हैं या फिर किसी एनजीओ से जुड़ जाते हैं। कैफे अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज थी कि इसे हम सोशल कॉज के साथ कैसे जोड़ें। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये आपने कैसे किया? क्या आपने कहीं से इसकी इंस्पिरेशन ली या फिर एकाएक ये थॉट आपके माइंड में क्लिक किया कि मैं कैफे ऐसे संचालित कर सकता हूं जिसके माध्यम से मैं ऐसे तबके को रोजगार दे सकता हूं? मुझे लगता है इसके 3 हिस्से में मैं इसके जवाब दे सकता हूं, क्योंकि पहला तो डेफिनेटली ये है कि जब मैंने अपना आईटी का करियर चेंज किया था और मैं सोशल सेक्टर में गया था, तो उस पूरे तजुर्बे नहीं, मैं एक फेलोशिप का हिस्सा बना था, जिस फेलोशिप ने मुझे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में ट्रेवल करने का मौका दिया। मैं अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिला, तब मैं सच में जान पाया कि हिंदुस्तान के गांवों में किस तरीके का जीवन है, कम्युनिटीज किस तरीके से जीवन बिताती हैं और चैलेंजेस क्या क्या महसूस करते हैं। वहीं पे मेरा पहला तजुर्बा, पहला सामना दिव्यांग कम्युनिटी से, उन लोगों से हुआ जिनके जो मान लीजिए कि गरीब परिवारों में जब दिव्यांगजन पैदा होते हैं तो उनके लिए परिवार जिम्मेदारी कैसे बन जाता है और चैलेंजेस कहाँ कहाँ महसूस होते हैं। तो एक वो मेरा अनुभव। और दूसरा, जब मैं देखता था कि बड़े शहरों में जिंदगी बड़ी आम तरीके से चल रही है, लोग पब्स एंड क्लब्स जा रहे हैं, लोग मॉल्स जा रहे हैं और जिंदगी का ढर्रा बड़ा रूटीन पे चल रहा है, तब मुझे लगता था कि क्यों ना इन 2 समुदायों के बीच में एक संवाद की जगह बनाई जाए, क्यों ना इन लोगों को आपस में जानकारी दी जाए कि एक तरफ आपके पास बड़ी तादाद में दिव्यांगजन है और एक तरफ आपके पास में सारे एक्सेस और रिसोर्सेज हैं। तो ब्रिज बनने की कोशिश का नाम हमने नुक्कड़ दिया कि कैसे इस चीज को शुरू कर सकते हैं। प्रेरणा अगर आप कहेंगे तो डेफिनेटली मैं बार बार
नाम लूंगा मिराकल कुरियर का, जो बॉम्बे में बेस्ड एक एजेंसी है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारे डेफ बच्चों को रोजगार देती है लॉजिस्टिक कंपनी के तौर पे, कुरियर बॉयज के तौर पे। मुझे लगता था एक तो एक बहुत अच्छा पहल वो ऑलरेडी है, लेकिन क्या हम एक ऐसी जगह बना सकते हैं, जैसे हम अगर आपसे बात करूं कि कैफे जनरली वो जगह होती है जहां पे आप अपना लेजर टाइम बिताने के लिए जाते हैं, अपना खाली वक्त बिताने के लिए जाते हैं, आपके पास वक्त होता है, आप चीजों को समझ पाते हैं। तो ऐसे खाली ऐसे वक्त को जब आप अच्छा वक्त बिताने के लिए वहां पे अगर मैं पोजीशन करूं स्पेशली एबल किड्स को या यूथ को, तो मुझे लगता है कि वो संवाद की जगह ज्यादा बेहतर बन पाती है। इसलिए मुझे लगा कि कैफे जैसे कॉन्सेप्ट के जरिए जहां पे दिव्यांगजनों को और हमारे समाज को, इसको हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी, उनको आपस में समाज स्थापित करने की जगह क्रिएट की जा सकती है, तो वो हमने नुक्कड़ की शुरुआत उस तरीके से की थी। और ये जो नाम है ये बहुत ही यूनिक था अपने आप में, और हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा देसी नाम था, क्योंकि हम कैफेज के नेम्स देखते हैं तो बहुत हाई प्रोफाइल साउंड करते हैं, लेकिन एकदम देसी नाम, देसी कॉन्सेप्ट और थीम भी हमने आपकी देखी है। तो ये सब कुछ आपने कैसे प्लान किया? मुझे लगता है कि जब सबसे पहला थॉट आया था कि क्या हम एक कैफे के जरिए इन सब चीजों को शुरू कर सकते हैं, तो मुझे हमेशा से लगता था कि नुक्कड़ एक ऐसी जगह के तौर पे जाना जाना चाहिए, जैसे नुक्कड़ की जो बेसिक डेफिनेशन कहती है कि भाई गली का एक छोटा कोना जहां पे चाय की दुकान है, लोग बैठ के हंसी खुशी से बातें कर रहे हैं, चौपाल जहां लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा सा वैसे ही कोना बनाने की कोशिश थी। जो हमारा सबसे पहला स्टोर हमने 2013 में शुरू किया था रायपुर समता कॉलोनी में, वो भी वैसा ही 480 स्क्वायर फीट का छोटा सा कोना जहां पे फ्लोर सीटिंग है, लोग जमीन पे बैठते हैं और कप ऑफ टी वो लोग बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कॉज के साथ में और कनेक्ट कर पाते हैं एक मिशन के साथ में। तो नुक्कड़ जिस नाम से हमने शुरू किया था कि यारों दोस्तों की छोटी सी मजलिस जहां पे आप बैठेंगे, चाय पे बातचीत करेंगे और किस्सा गोई करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत हद तक सफल भी हुआ है। लेकिन जब रिक्रूटमेंट की बात आई, आपने सोचा कि मैं ऐसी कम्युनिटीज को अपने साथ जोड़ूंगा और बतौर स्टाफ मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट दूंगा। आप कैसे इन कम्युनिटीज से जुड़ते गए, कैसे आपने इन्हें रिक्रूटमेंट किया, इस पर भी जरूर आप प्रकाश डालें। जी, मुझे लगता है जब इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी 2013 में, तो इंटेंट तो डेफिनेटली ये था कि हम शुरुआत करेंगे डेफ कम्युनिटी के बच्चों के साथ में। लेकिन ये कहना जितना आसान है थोड़ा सा उतना मुश्किल था, क्योंकि मैं उस वक्त किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं था यहाँ पे। मैं खुद काफी नया था अपने इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बाद। जब मैं रायपुर में आया तो मेरे पास बहुत ज्यादा बेसिस नहीं थे बातचीत करने के। तो शुरू में मैंने सोचा कि जब तक हायरिंग नहीं हुआ तब तक सारे काम खुद ही करता हूं, तो क्लीनिंग से लेके कटिंग, और सिर्फ मैंने एक शेफ को हायर किया था, एक लड़का जो मेरे पास में था किचन हैंडल करने के लिए। बाकी लगभग सारे काम, चाहे वो सफाई हो, गेस्ट को सर्विस देना हो, क्लीनिंग हो, कैश काउंटर हैंडल करना हो, सारे काम मैं खुद ही किया करता था। इत्तेफाक की बात थी कि एक दिन मेरे पास 2 बच्चे आते हैं डेफ समुदाय के, जो वर्ल्ड डेफ अवेयरनेस डे के लिए कलेक्शन कर रहे थे डोनेशन का। तो मुझे तो लगा कि भक्त को भगवान मिल गए। तो मैंने उनसे बोला कि आपसे बातचीत करने के लिए क्या समाज, तो साइन लैंग्वेज मुझे आती नहीं थी। तो उनके पास एक स्लिप थी, डोनेशन की स्लिप, उसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ था। मैंने उस नंबर पे कॉल किया और बोला कि मैं अपने एक कैफे में चाहता हूं कि डेफ कम्युनिटी के बच्चे आए ताकि ये समाज की जगह बन पाए। तो उनका कहना था कि ऐसे हमने प्रयोग कभी किए नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा बच्चा आपको दे सकती हूं जिसका घर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास में है, तो ट्रायल के तौर पर आपके साथ ज्वाइन करेगा और देखते अगर उसको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेगा। तो नीलेश करके सबसे पहले स्टाफ हमारे पास में आए। नीलेश मुझे लगता है कि पहले डेफ कम्युनिटी के बंदे थे जिनके साथ हमने सीखा कि कैसे समाज स्थापित किया सकता है, साइन लैंग्वेज को कैसे एज अ टूल इस्तेमाल किया सकता है। नीलेश ने सीखा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के चैलेंजेस क्या क्या हैं, कैसे इसको बेहतर करना है। तो मुझे लगता है कि धीरे से 2013 की शुरुआत के बाद में लगातार 3 साल जब हम लोगों ने काम किया, हमने साइन लैंग्वेज के नए नए टूल्स, एडेप्टिव साइन लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत ऑथेंटिक ये जरूर नहीं थी। जैसे साइन लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो चाय का सिर्फ एक सिंगल साइन होता है, लेकिन चूंकि नुक्कड़ चाय की कई वैरायटीज ऑफर करा तो अलग अलग साइन हम लोगों ने चाय के डेवलप किए। मेन्यू को अपने साइन कोड्स में डिवाइड किया। हमने साइन लैंग्वेज की किताबें वहां पे रखी, टूल्स वहां पे रखे, ताकि आने वाला गेस्ट भी साइन लैंग्वेज के प्रति जागरूक हो सके और समाज की गुंजाइश बन सके वहां पे। तकरीबन 3 साल डेफ कम्युनिटी के साथ काम करने के दौरान जब हमें इस बात का अनुभव हो गया कि हम इस कम्युनिटी के साथ बेहतर काम कर पा रहे हैं, तब हमें लगा कि क्यों ना इस वर्टिकल को और ग्रो किया जाए। तो रायपुर से बाहर जब हमने भिलाई में अपना स्टोर ओपन किया, तब तक हम लोग 2 स्टोर ओपन कर चुके थे रायपुर शहर में। 2017 के आसपास हमने जब भिलाई का स्टोर ओपन किया तो हमारे पास ये बहुत वाजिब सा जवाब था कि हम ट्रांस समुदाय के साथ इस काम को शुरू करते हैं। ट्रांस कम्युनिटी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काफी हद तक सप्रेस्ड कम्युनिटी है, बेसिक ह्यूमन राइट्स के चैलेंजेस उनके साथ में रहते हैं। तो ट्रांस समुदाय के कुछ लोगों के साथ हमने इसको शुरू करने की कोशिश की। वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इजीली एक्सेसिबल नहीं था। आप कैसे जाएंगे एकदम से ट्रांस समुदाय को बताने कि आइए हमारे साथ जॉब कीजिए। तो एक छोटा सा जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम करते थे, हमने उन्हें इनवाइट किया और अपना मैसेज कम्युनिकेट किया कि हम इस तरीके से प्रयास करना चाह रहे हैं। उसमें से 3 या 4 लोग रेडी हुए एक बार अटेम्प्ट करने के लिए, देखते हैं किस तरीके से चीजें हो पाएंगी। नाज और चांद, मुझे आज भी नाम याद है उस कम्युनिटी के दो सदस्य जो हमारे पास में आए थे। नाज और चांद के साथ हमने काम शुरू किया। भिलाई हिंदुस्तान का पहला कैफे बन पाया नुक्कड़, जहां पे हमने ट्रांस समुदाय के लोगों को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की। थोड़ा सा स्केप्टिज्म था, डर था कि कैसे समाज स्वीकारेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज इस तरीके से रन करता है। अगर परिवार में आप जाके बताएं कि पापा आज मैं एक कैफे गया था जहां पे ट्रांस समुदाय के लोग काम करते, तो एक झिझक के साथ पिताजी शायद मना करते कि नहीं ऐसी जगह मत जाया करो, जो भी प्रेजुडाइसेस चलते हैं ट्रांस समुदाय के प्रति। लेकिन वो सकारात्मक परिणाम होते हुए हमने देखे जब हमने देखा कि दूसरे तीसरे दिन ही जब हमने नुक्कड़ खोला था भिलाई वाला,
दूसरे तीसरे दिन लोग अपना बर्थडे केक लेके आ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्रांस समुदाय के लोगों के साथ में, उन्हें गले लगा रहे हैं, उनकी कहानियां सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी मैं ये बोलता हूं संवाद की जगह जब बनती, क्योंकि आपने कभी इसके पहले एक्सेस में आपके नहीं देखा, आपने अक्सर ट्रांस समुदाय के लोगों को या तो बेगिंग करते देखा है, ट्रेन में जाते हुए देखा, तो आपको कभी भी वो गुंजाइश, वो जगह नहीं मिल पाई जहां पे आप बातचीत कर सकें। तो नुक्कड़ ने वो जगह बनाई जहां पे आप ठहर सकें, बातचीत कर सकें और सुनने की कोशिश करें कि इनकी जिंदगी के चैलेंजेस क्या क्या थे, इनकी कहानी कैसे शुरू होती है। तो वो जगह, वो हौसला मुझे लगता है कि जो नुक्कड़ के जरिए मिल पाया समुदाय को भी और हमें भी इस बात पे भरोसा मिला कि एक कॉन्सेप्ट काम कर सकता है। तब से लेकर लगातार आज अगर 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं तो लगातार हमने करीब 5-6 स्टोर्स अपने खोले हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ काम किया। और नुक्कड़ ने कोशिश हमेशा ये की है कि एक कम्युनिटी जिसके साथ नुक्कड़ काफी आराम से काम कर पा रहा है, काफी बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है और समाज में उनकी एक आइडेंटिटी बना पा रहा है, तो क्यों ना हर बार एक नए वर्टिकल के साथ काम किया जाए। तो डेफ के बाद में ट्रांस समुदाय के बाद में इंटेलेक्चुअल डिसेबल जिन्हें हम कहते हैं, जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनके साथ हमने काम किया। डॉफिज्म वाले जो बौने समुदाय से लोग होते हैं उनके साथ हमने काम करने की कोशिश की। ट्रैफिकिंग सर्वाइवर जशपुर से हमने कुछ बालिकाएं बुलाई थी जो ट्रैफिकिंग सर्वाइवर थी, उनको हमने एंगेज करने की कोशिश की। और क्रमशः हर वो समुदाय जो हमको लगता है साइडलाइंड है, जिसे स्पेस नहीं मिल पा रही है, जिसे मौके नहीं मिल पा रहे अपने आप को साबित करने के, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने के और अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाने के, ऐसे हर समुदाय के सामने काम करने की कोशिश की। लगभग आज अगर आप बात करेंगे तकरीबन 6 ऐसे समुदाय हैं जिनके नुक्कड़ लगातार काम कर रहा है। क्या बात है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है प्रियांक, वो भी काफी मिली है, क्योंकि मेरा अगला सवाल आपसे इसी पर था जिसका आपने जवाब दिया कि किस तरह की और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना आपने किया है। रिक्रूटमेंट आपने किया, उन्हें एक तरह की ट्रेनिंग आपने दी होगी, लेकिन इसके बाद जो रेस्पॉन्स था, वो रेस्पॉन्स देखकर आपको क्या लगा? क्या कभी ऐसा मन में लगा कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या फिर ये जो नया प्रयोग है कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा? क्या ये स्टार्टअप के पहले ऐसा कोई डर आपके मन में कभी आया? मुझे लगता है कि ये झिझक तो कभी नहीं थी कि ये आइडिया काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने और मेरी पूरी टीम ने बेशक बहुत मेहनत की थी इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज करने की। और हमारे साथ एक और चीज, जो जिस चीज की क्लैरिटी हमें थी, वो ये थी, हम कभी भी नहीं चाहते कि कंज्यूमर को ये जगह किसी किस्म के ड्रॉबैक के तौर पे लगे। आप ऐसा गेस्ट जब नुक्कड़ विजिट कर रहे हैं, मैं ये कभी नहीं चाहता था कि आपको चैलेंजेस लगे, अरे यार बोलचाल नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, सर्विस नहीं हो पा रही है। तो हमारा कोर फोकस ये था कि टीम जरूर हमारे साथ में काम कर रही है, लेकिन हम किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज इन एम्बियंस, कॉम्प्रोमाइज इन सर्विस, मतलब हम नहीं चाहते थे किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज हो। तो मुझे लगता है, और ये तो हमारी तरफ के एफर्ट थे, लेकिन मैं जिस चीज को लेकर हमेशा अपने आप को एहसानमंद मानता हूं, शहर का, रायपुर का और भिलाई का, जिस बेशर्त प्यार इस शहर ने दिया है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं नुक्कड़ के पास सारे रीजन थे फेल हो जाने के। मैं आपको जूते उतार के अंदर बुलाता हूं, आप जमीन पे बैठ के ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर लेने देने के लिए कैप्टन से नहीं, आपको खुद अपना ऑर्डर लिख के देना पड़ता है। तो कई सारे हॉस्पिटैलिटी के नॉर्म्स हमने चैलेंज कर दिए थे। उसके बावजूद अगर 11 साल से नुक्कड़ समता कॉलोनी में चल रहा है, इतने वक्त हमें इस समुदाय के साथ काम करते हो गए, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक शहर ने भी इसको उतने प्रेम से स्वीकारा है, हमें उतना सपोर्ट दिया, हमें उस बात का भरोसा दिया है कि कोई भी प्रयोग अगर आप इंटेंट के साथ करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से स्वीकारा जाता है और सराहा जाता है। बिल्कुल, और ये काफी प्यार मिला भी है आपको और ये अब तक मिल रहा है। और कहीं ना कहीं प्रियांक, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आपने इसके साथ में और जोड़ दी, क्योंकि एक नए तौर पर तो ये शुरू हुआ है, लेकिन इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स भी आपने किए। हम देखते हैं कि अभी भी आप बहुत सारे वहां पर कुछ ऐसे कोलैबोरेशंस करते हैं, इवेंट्स करते हैं। जो निर्माण यात्रा आप लोगों ने शुरू की है, इसकी क्या थीम, इस पर जरूर आप फोकस करें। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब हम नुक्कड़ की बातचीत करते हैं तो ये बात निस्संदेह आनी चाहिए कि नुक्कड़ सिर्फ अपने आप को एक खाने पीने के ठेके के तौर पर प्रमोट नहीं करना चाहता, या अपने आप को सिर्फ एक रेस्टोरेंट के तौर पर प्रमोट नहीं करना चाहता। नुक्कड़ ने हमेशा अपनी आइडेंटिटी एक ऐसी स्पेस के तौर पर बनाई जहां पे संवाद हो सके, जहां पे हर विषय पे बातचीत हो सके, चाहे वो टैबू सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो ऐसे विषय हो जिन पे जनरली समाज बात करने में सहज नहीं है। अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करने की जगह हमने हमेशा बना के रखी हुई है। साथ ही साथ एक जो इनिशिएटिव हम चाहते थे, जो छत्तीसगढ़ को लेके अलग किस्म की भ्रांतियां फैली हुई है देश भर में, जो एक आइडेंटिटी बनी हुई छत्तीसगढ़ की, हाँ बैकवर्ड स्टेट है, झारखंड के पास वाला राज्य है, हाँ नक्सल समस्याओं से ग्रसित राज्य है, इस भ्रांति को तोड़ने का हमारा एक प्रयास था कि समाज में चलने वाले सकारात्मक प्रयोग, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चल रहे हो, किसी इंडिविजुअल के द्वारा चल रहे हो, या किसी कम्युनिटी के द्वारा चल रहे हो, इनके बारे में जानकारी देने के लिए हम देश भर से युवाओं को आमंत्रित करते हैं। निर्माण यात्रा जिस इनिशिएटिव की आप बात करें, ऐसा ही हमारा प्रयोग है जो हमने 2 साल पहले शुरू किया था। निर्माण यात्रा में हम 15 लोगों को आमंत्रित करते हैं देश के अलग अलग कोनों से, वो चाहे अलग प्रोफेशन के लोग हों, टीचर हों, स्टूडेंट हो, जैसे भी लोग हों, उन्हें लेके हम एक रोड ट्रिप पे निकलते हैं 10 दिन की। ये 10 दिन की रोड ट्रिप देश के अपने छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में जाती है। हम 2 ट्रिप जो किए हैं, एक साउथ छत्तीसगढ़ में और एक नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, जहां पे हमने प्रयोगात्मक लोगों से मुलाकात की है। कोई ऐसा प्रयोग जो खेती बाड़ी को लेके हो रहा है, कोई ऐसा प्रयोग जो एजुकेशन को लेके हो रहा है, कोई ऐसा प्रयोग जो सहायता समूहों को लेके हो रहा है। ये सारे सकारात्मक जितने भी प्रयोग हैं, इन सबसे हम लोगों को मिलाते हैं, इनके काम करने के तरीके समझते हैं, ताकि कम्युनिटी इनसे इंस्पिरेशन ले सके और प्रेरणा लेके अपने क्षेत्रों में भी इन प्रयोगों को कर सके। तो निर्माण यात्रा एक ऐसा ही प्रयोग जो नुक्कड़ ने अपने इनिशिएटिव के थ्रू लिया हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसे सारे युवा जो चाहते हैं छत्तीसगढ़ को नए नजर से देखने, इसका हिस्सा बने। बिल्कुल। और हाल फिलहाल में प्रियांक, जैसे कि आपने बताया भी था कि
आप मेंटल हेल्थ को लेकर भी काफी फोकस कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ को लेकर जिस तरह से आपके टॉक सेशंस होते हैं और इसके अलावा मेंस की जैसे अक्सर बात की जाती है कि वो अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाते किसी के सामने, ऐसी कम्युनिटीज के लिए, ऐसे लोगों के लिए किस तरह से आप उन्हें एक मंच देने का काम कर रहे हैं और क्या क्या जोड़ा है आपने नुक्कड़ के साथ अभी? मुझे लगता है कि कम्युनिटी जब हम बात करते हैं तो ढेर सारी कम्युनिटीज मुझे लगता है नुक्कड़ के जरिए फ्लरिश हुई हैं, नुक्कड़ के कैंपस में फ्लरिश हुई हैं। चाहे वो सिनेमा लवर्स की कम्युनिटी हो, चाहे वो फूड अप्रिशिएट करने वाले की कम्युनिटी हो, चाहे सिनेमा अप्रिशिएट करने वाले की कम्युनिटी हो, बुक लवर्स की कम्युनिटी हो, और इन सारी कम्युनिटीज के अलावा एक पर्टिकुलर उद्देश्य जो नुक्कड़ का हमेशा रहा है कि मेंटल हेल्थ पे हम बातचीत करते हैं। हम अक्सर देखते आए हैं कि पिछले 2-3 सालों में मेंटल हेल्थ पे काफी बातचीत होने लगी है, लेकिन आज से करीब 6-7 साल पहले जब मेंटल हेल्थ इतना बड़ा विषय नहीं हुआ करता था, लेकिन चैलेंज तब भी इतने सेम थे, तब हमने बोल दो करके एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें हमने वॉलंटियर्स का एक ग्रुप बनाया। उन वॉलंटियर्स के ग्रुप को हम लोग मौका देते थे कि आप, एक हॉटलाइन नंबर हमारे पास पे था, उसमें लोग कॉल करते थे और स्पेस ओन करते, 1-1.5 घंटे का हम उनको वक्त देते थे। लोग आते थे और कोई भी इंसान जो किसी भी विषय से प्रभावित है, परेशान है, कुछ साझा करना चाह रहा है, लेकिन शायद इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि उसको लगता है कि लोग उसको जज करेंगे, लोग उसके बारे में राय बनाएंगे, तो ऐसी जजमेंट फ्री, ऐसी बैरियर फ्री स्पेस हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की ताकि कोई भी इंसान अपने अंदर का दर्द, अपने अंदर के गम साझा करने में झिझक महसूस ना करे। उसी का बढ़ता हुआ स्वरूप आज आप देखते हैं कि नुक्कड़ के हर वेन्यू पे हम लोग कोशिश करते हैं कि मेंटल हेल्थ पे लगातार बातचीत होती जाए। कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं जिनके इनिशिएटिव को हम लोग सपोर्ट करते हैं कि वो आएं और इस वेन्यू का इस्तेमाल करें मेंटल हेल्थ के बारे में पॉजिटिविटी स्प्रेड आउट करने के लिए। और ये टैबू जो जुड़ा हुआ है कि भाई मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना आपको पागल करार नहीं कर देता, या ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना आपको इससे जुड़ी हुई भ्रांतियां दूर करने की हमारी कोशिश। मुझे लगता है कि काफी हद तक हमने वो अलग जरूर जगह के रखी है, लोगों को ये प्रेरणा जरूर दी है कि मेंटल हेल्थ पे बात करना चैलेंजिंग इशू नहीं है, लोग आज खुल के बातचीत रख भी पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसे लोगों को एक मंच दिया है, क्योंकि अक्सर लोग अपने अंदर ही घुटते रहते हैं और ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आते हैं। समाज की अगर हम बात करें प्रियांक, तो समाज के लिए जो सशक्तिकरण की बात ज्यादा होती है, इसका कितना महत्व आप देखते हैं और कैसे इसे सिर्फ बातों में नहीं बल्कि धरातल पर अमल में लाया जा सकता है? मुझे लगता है कि किसी भी किस्म के सामाजिक प्रयोग के लिए, किसी भी किस्म के बेहतर प्रयोग के लिए सुनना बेहद जरूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि प्रेरणा लेके आप कोई चीज शुरू करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप मात्र प्रेरित हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो चीज कहां तक आगे ले जाई जानी चाहिए। अगर नुक्कड़ जैसा आइडिया कोई इससे इन्फ्लुएंस होता भी है, तो मैं चाहूंगा कि इसकी नियत, इसके इंटेंट के पीछे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि ये देखा जाए कि हाँ बिजनेस आइडिया के तौर पे बहुत अच्छा चलता है तो मैं भी ऐसा कुछ शुरू करूं। मुझे लगता है आप जिन भी क्षेत्रों में प्रयोग करने की कोशिश करें, पहले तो वहां की नीड समझिए, जरूरत समझिए कि जो भी प्रयोग आप करना चाह रहे हैं सच में उसकी कितनी जरूरत है। समाज में 50 ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर लगातार बातचीत होनी, जिन पे लगातार काम होना जरूरी। मैं इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं कि हजारों प्रयोग ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। तो जब तक हम लोगों को सुनेंगे नहीं, जब तक हम बिना किसी बायसनेस के मुद्दों को देखेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि हम उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी बेहतर सामाजिक प्रयोग के लिए उस विषय को बेहतर समझना, अपने इंटेंट प्योर रखना कि आप किस नियत से उस काम को कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन करना, क्योंकि अकेले के बस का ये काम है नहीं। एक अकेला प्रियंक पटेल मिलकर देश के 6.5 करोड़ डेफ लोगों को या 6.5 करोड़ दिव्यांगों को रोजगार नहीं दे सकता। ये तब संभव होगा जब हर घर से, हर मोहल्ले से ऐसे लोग निकल के आएंगे। जब आप अपनी कंपनियों में, जब अपने संस्थानों में, अपने घरों में लोगों को स्पेस देंगे, जब हम और आप मिलकर बातचीत करेंगे, हमारा और आपका कोई डेफ या ब्लाइंड दोस्त होगा, जब तक ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी तब तक मुझे लगता है कि बड़ा उद्देश्य पूरित नहीं हो पाएगा। तो इंटेंटफुली इंडिविजुअल प्रयोग जब तक नहीं किए जाएंगे, जब तक खुले दिल से हम स्वीकारना शुरू नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि बड़े उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। और आपने जब इसकी शुरुआत की थी, तब हम देखते हैं कि जब भी आप लीग से हटकर कोई काम करते हैं, सपोर्ट बहुत मायने रखता है, चाहे आपके पेरेंट्स का हो, फैमिली का हो या समाज का हो, सोसाइटी की जहां तक बात है। कितना सपोर्ट आप मानते हैं प्रियांक कि आज के दौर में जब आपाधापी की जिंदगी है, हर कोई अपने में जूझ रहा है, ऐसे जो क्षेत्र है उसमें मिल पाता है? क्या जो मेजर चैलेंजेस है वो कौन से होते हैं? एक तो मुझे लगता है समझ पाने का एक काफी कॉमन चैलेंज जो महसूस किया जाता है, क्योंकि किसी भी प्रयोग के साथ जब कोई शुरुआत करते हैं तो जिस तरीके का आज देख सकते हैं कि व्यवसायीकरण हो चुका है हर चीज के पीछे, तो सामने वाला आपको समझता है कि यार ये जिसने जो भी चीज शुरू की है पक्का इसका कोई कमर्शियल एंगल होगा। तो वो एक छवि होती है, इसके साथ आपको काम करना पड़ता है कि कमर्शियल एंगल एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन आप जिस इंटेंट से काम को शुरू कर रहे हैं। तो ये जो कॉमन चैलेंज इसकी बात कर रहा हूं। दूसरा मुझे लगता है कि सामाजिक सौदेशिता की हम जब बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की हम जब बातचीत करते हैं, तो मैं तो अक्सर जैसे बातचीत दौरान मैंने पहले भी कहा कि मैं रायपुर और भिलाई का एहसानमंद हूं कि सारे वो रीजन जिनकी वजह से नुक्कड़ शायद फेल हो सकता था, उसके बावजूद नुक्कड़ को स्वीकारा गया है और प्रेम दिया गया है। और ऐसे किसी भी किस्म के प्रयोग, चाहे वो
मैं कह रहा हूँ एनिमल वेलफेयर पे प्रयोग हो रहा हो या अर्बन पॉवर्टी पे काम हो रहा हो या किसी भी किस्म का छोटा प्रयोग भी क्यों ना हो रहा हो, आपने अगर अपने इंटेंट के साथ उस काम को लगातार किया है, जैसे मैं बार बार खेड़ा साहब की बात करता हूँ जो लुरमी गांव में काम कर, लमनी के पास जिनका काम प्रयोग चलता था, उनके एक छोटे से प्रयोग को इतनी सराहना मिली, लोगों ने जुड़ के काम करना शुरू किया। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग अगर आप इंटेंटफुली करते हो तो लोगों को अपने आप सराहना मिलना और सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि एक अकेला आदमी चलता है लेकिन कारवां धीरे धीरे ही बनता है। तो ऐसे सारे प्रयोग जिनमें आपका इंटेंट प्योर था, अगर आप नियत के साथ काम करते जाएंगे तो लोग उसमें जुड़ते जाते हैं। नुक्कड़ अपने आप में इस तरीके की बेहतरीन मिसाल है कि लंबे अरसे से पिछले 11 सालों के हमारे तजुर्बे में हमने देखा है कि हमारे हर प्रयोग को लोगों ने स्वीकारा क्योंकि लोगों को लगा कि उसके पीछे की नियत बेहद साफ है और वो प्रयोग लगातार सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे तक बढ़ पाए हैं। बिल्कुल, तो नियत बिल्कुल साफ होनी चाहिए और आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूं समाज के हित के लिए तो है ही, साथ ही ये जो चीज है ये लंबे समय तक चले। ऐसा ना हो कि आपने शुरू किया, कुछ समय बाद आपका जो वेंचर था सुस्त हो गया, फिर आप ठंडे पड़ गए क्योंकि आपसे और भी लोग जुड़े हैं। और मैं इसी पर आना चाहूंगा प्रियांक की वर्तमान में हम देखें तो 11 साल बाद कितनी कम्युनिटीज, कितनी सोसाइटीज आप अपने साथ जोड़ पाए, और खासकर अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो आज नुक्कड़ अपने चारों आउटलेट्स में कितने कर्मचारियों को रोजगार दे रहा है? जी, आज की अगर आप बात करते हो तकरीबन 70 नुक्कड़ के कर्मचारी हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और आप अगर पूरे आंकड़ों की बात करेंगे तो पिछले 11 सालों में तकरीबन हम लोग 350 के आसपास दिव्यांग समुदाय के लोगों को रोजगार दे चुके हैं, उन्हें ट्रेन कर चुके हैं, एम्प्लॉय कर चुके हैं। ये इम्पैक्ट का एक दायरा है। इम्पैक्ट का दूसरा दायरा यह है कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति अपने आप में खुद एक मिसाल है। हर वो डेफ कम्युनिटी का बच्चा जो हमारे साथ जॉब करता है वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक प्रेरणा बन जाता है कि यार इसको अगर रोजगार मिल सकता है तो हम भी प्रयास कर सकते हैं। हर वो ट्रांस समुदाय के व्यक्ति जिसके लिए नुक्कड़ एक जरिया हो सकता है अपने आप को एस्टेब्लिश करने का, वो अपने समुदाय के लिए प्रेरणा और मिसाल बन सकता है। तो मुझे लगता है डायरेक्ट रोजगार देना तो एक तरीका था जिसके जरिए नुक्कड़ ने इन्फ्लुएंस किया है समाज को। दूसरा मुझे लगता है समाज को हमने काफी हद तक सेंसिटाइज किया है। पिछले अगर 11 सालों में 5 या 6 लाख लोग जितने भी लोग होकर आज तक नुक्कड़ के कैंपस से गए होंगे, अगर उसमें से 10% लोगों के अंदर वो संवेदनशीलता, वो कंपैशन और वो चीजें डेवलप हो पाई तो मुझे लगता है कि इसने बहुत हद तक समाज को प्रभावित किया होगा। कल के दिन नुक्कड़ से होके जाने के बाद आपको लगता है कि हाँ मैं भी ऐसा एक प्रयोग कर सकता हूँ क्योंकि ये चीज संभव है। हमने देखा है कि कैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसको मानते हैं कि काफी हद तक कस्टमर सेंट्रिक स्पेस होती है, वहां पे भी अगर ये चीज बहुत सफलता से चल पा रही है तो आप उससे प्रेरणा लेके अपने स्तर पे भी काफी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक रोजगार तो डेफिनेटली हमने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जिन लोगों को दिया वो चीज हो जाती है, लेकिन समाज को जिस हद तक इस आइडिया ने प्रभावित किया है वो मुझे लगता है काफी बड़ी एक प्रेरणा है। और वो जिस वजह से मुझे लगता है कि नुक्कड़ को वो राष्ट्रीय पुरस्कार से लेकर सारी चीजें हासिल हुई हैं, वो एक पहलू है। लेकिन जितने भी लोग प्रभावित होकर जाते हैं, नुक्कड़ से प्रेरणा लेते हैं और इस जैसी कोई चीज शुरू करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है वो भी हमारी एक बड़ी जीत है। बिल्कुल, क्योंकि लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और अब हमने देखा कि सोशल मीडिया में भी आपका ये जो कैफे है वो बहुत ट्रेंड करता है और इसी वजह से जो बाहर के स्टेट्स है वहां तक आप अपनी रीच कर पाए, लोग आते हैं देखने के लिए आपके कैफे को। वर्तमान में हम देखें प्रियांक तो लोग बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने में जूझते रहते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं सोसाइटी के लिए लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। क्या आप मानते हैं उनका जो क्या इंटेंट है वो क्लियर नहीं रहता है? क्या अकाउंटेबिलिटी की कमी आप देखते हैं? मुझे लगता है कि प्रयास की जब हम बात करते हैं तो मैं किसी प्रयास से अगर प्रेरणा लेना चाहता हूं कि भाई अगर मान लीजिए नुक्कड़ जैसी कोई चीज शुरू करनी है तो मैं सिर्फ इसलिए ना इस चीज को कर दूं कि हाँ ये चीज सफल हो गई है, एक जगह में बहुत बेहतर चल रही है तो मैं भी इस चीज को चला सकता हूं। मुझे लगता है कि आपके पास अपना वाय होना चाहिए, जिसको हम क्यों कहते हैं। आज मेरे पास अपना क्यों होना चाहिए कि किस चीज को मैं क्यों कर रहा हूं। मेरे पास अगर बहुत मजबूत क्यों होगा तो मैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकता हूं। ये मैं हर उस व्यक्ति को जो प्रयास करना चाहता है, नया अटेम्प्ट करना चाहता है, उसे कहना चाहूंगा। आप कोई भी आइडिया पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि आइडियाज खराब होते हैं या छोटे होते हैं। हर आइडिया बेहतरीन होता है, हर आइडिया खूबसूरत होता है, लेकिन आइडिया मजबूत तब बनता है जब उसका एग्जीक्यूशन बहुत बेहतर तरीके से हो। आपने टीम कैसी चुनी है, आपने आइडिया पे कितनी मेहनत की है, आपने होमवर्क कितना किया हुआ है। जितना बेहतर होमवर्क आप उस आइडिया का राउंड कराएंगे, जितना बेहतर तरीके से आप अपनी टीम को ग्रूम करेंगे, और सिर्फ एक अकेला व्यक्ति उस आइडिया को क्रियान्वित नहीं कर सकता। आपको डेफिनेटली उन लोगों का पूरा एक समूह चाहिए जो उस आइडिया को आपकी तरह समझता है, आपके तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहता है। जब ऐसे सारे लोग एक मुहिम के साथ काम करते तब मुझे लगता है कि कोई चीज सफल हो पाती है। और स्ट्रगल्स होंगे, डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, फेलियर होते हैं। ऐसा नहीं कि नुक्कड़ ने हर चीज जो की वो सफल हो गई। बहुत सारे हमारे प्रयोग भी असफल हुए हैं, कई हमारे इनिशिएटिव फेल हुए हैं, कई सारे ऐसे कर्मचारी थे नुक्कड़ के जो हमें छोड़ के गए, उन्हें लगा कि नुक्कड़ उनके लिए बहुत आदर्श जगह नहीं है। ऐसे सारे चैलेंजेस से हम भी दो चार होते हैं, लेकिन सबके बावजूद जो कोर मिशन है, जब भी मुझे लगता है कि मैं थक रहा हूं, मैं हार रहा हूं, मैं कई बार ये कहता भी हूं कि 10 सालों के सफर के दौरान इनिशियली तो आपका आइडिया आपको फ्यूल देता है कि नहीं नुक्कड़ को बड़ा करना है, सपने को आगे बढ़ाना है। एक वक्त के बाद आप थोड़ा जब थकते हैं, ठहरते हैं, तो आपको अपने सपने को फ्यूल देना पड़ता है। तो मुझे लगता है वैसे किसी भी हालात में आप उस पहले दिन को याद करते हैं जिस दिन हमने तय किया था कि इस चीज को हम क्यों शुरू कर रहे हैं। तो अपना क्यों जितना मजबूत आप लेके चलेंगे कि आपके पास वो वजह क्या है जिसकी वजह से आप शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सफलता की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और आने वाले समय में प्रियांक क्या और टू डू लिस्ट में आपकी है, क्या कोई ऐसी चीज है जो अभी भी लगता है कि छूट गई, इस पे काम करना था, अभी नहीं हो पाई है? बहुत सारे सपने हैं अमित जी, अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे
कई सारे वर्टिकल है जिनके ऊपर नुक्कड़ काम करना चाहता है, कई लोग हैं, कई ऐसे समुदाय हैं जिन्हें नुक्कड़ जोड़ना चाहता है। जैसे अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बातचीत करूंगा तो एक आंकड़ा जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया कि 350 के करीब ऐसे दिव्यांगजनों और अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ नुक्कड़ ऑलरेडी काम कर रहा है। जो भविष्य की मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि अभी भी ऐसे कई समुदाय हैं, कई ऐसे वर्टिकल्स जिन पे नुक्कड़ को काम करना है। मैं बात करता हूं HIV पॉजिटिव समुदाय की। जब भी आपको मैं जिक्र करूं कि कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव बोलता है अपने आप को, तो हमारे अंदर एक अलग किस्म का प्रेजुडिस उसके प्रति बन जाता है, हम डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है HIV पॉजिटिव समुदाय के प्रति जो स्टिग्मा है उसे दूर करने की कोशिश हम नुक्कड़ के जरिए करना चाहते हैं। बी पॉजिटिव करके हमारे कैफे का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया हम लोगों ने, जिसमें हम HIV पॉजिटिव लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। सेकंड इनिंग करके नुक्कड़ का एक और आइडिया है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एल्डरली हमारे वो बुजुर्ग जो किन्हीं भी वजहों से वृद्धाश्रमों में है या जिन्हें परिवार ने निकाल दिया है, जो परिवार से दूर हो चुके हैं, जिनके पास आज की डेट में कोई भी साधन नहीं है या जो अपने आप को दोबारा समाज में स्थापित करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, उन्हें नुक्कड़ अपनी सेकंड इनिंग कॉन्सेप्ट के जरिए प्रपोज करता है कि वो आए और इस समाज का दोबारा हिस्सा बने, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दोबारा दे पाए। मैं बात करता हूं जो कमर्शियल सेक्स वर्कर की, जो एक सर्टेन एज के बाद में जब बाहर जाते हैं अपने स्टेट से, तो वो क्या करते हैं 40, 45 या 50 साल के बाद में कमर्शियल सेक्स वर्कर की जिंदगी क्या होती है, उसके परिवार का क्या होता है, क्या वो अपने आप को दोबारा स्थापित कर पाती है, उन्हें हम चाहते हैं कि दोबारा मेन स्ट्रीम किया जाए। ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स, ऐसे सारे लोग जो हमें लगते हैं कि जो एक मेन स्ट्रीम में आने का रास्ता खोज रहे हैं और जिन्हें नुक्कड़ के जरिए सिर्फ एक रोजगार नहीं, नुक्कड़ के जरिए वो आवाज उनको मिल पाएगी, वो अपने आप को दोबारा स्थापित कर पाए और लोग उनसे मिल पाए, उनकी जर्नी, उनकी जिंदगी के बारे में जान पाए। तो मुझे लगता है नुक्कड़ ऐसे सारे प्रयोग करना चाहता है जिनके जरिए वो सारे लोग जो वर्टिकल्स में मेन स्ट्रीम नहीं हो पाए उन्हें दोबारा मौका मिल पाए। बिल्कुल। तो मिसाल में आज हमने चर्चा की प्रियांक पटेल से, जिन्होंने अब तक के अपने सफर के बारे में हमें बताया। और वाकई प्रियांक, हम ये कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अब तक आपकी जर्नी रही है वो दूसरों को भी जरूर इंस्पायर करेगी। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और कायम करते रहें मिसाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ मिसाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।